Hello students, good morning and Jai Hind. In the last class, we were discussing about the acidity of carboxylic acids and phenols, and we had seen carboxylic acids are more acidic than phenol. कार्बोक्सिलिक एसिड्स फिनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक हैं। ये चीज हम लोग देख लिए थे। इसके पीछे वजह पढ़ रहे थे। वजह ये था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कार्बोक्सिलेट आयन फिनॉल के कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल है। अब देखिए कैसे हम लोग क्या बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। ये कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, इसका अगर आयोनाइजेशन हो रहा है तो बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन RCOO माइनस प्लस बन जाएगा H प्लस कार्बोक्सिलिक आयन। ये हो गया कॉन्जुगेट बेस, कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस। नेक्स्ट हम बात करें फिनॉल। ये हो गया फिनॉल। फिनॉल का अगर आयोनाइजेशन होगा तो बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन प्लस H प्लस आयन, और ये फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस हो गया फिनॉक्साइड आयन। कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस, कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कार्बोक्सिलेट आयन, फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड आयन। अब जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ही ज्यादा स्टेबल होगा वो एसिड उतना ही स्ट्रांग होगी। ये बात हम लोग कई बार सीख चुके हैं। स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, ये हम लोग सीखे हुए हैं। किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ही ज्यादा स्टेबल होगा वो एसिड उतना ही स्ट्रांग। अब जब देखें इन दोनों में कंपेयर करें तो किसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है और क्यों। तो फिनॉक्साइड आयन के वजह, फिनॉक्साइड आयन के कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक आयन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये कल हम लोग बात लिख चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर stronger acid than phenol because its conjugate base is more stable। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात देखना है कि कार्बोक्सिलेट आयन और फिनॉक्साइड आयन इन दोनों में रेजोनेंस स्टेबिलिटी पाई जा रही है। कार्बोक्सिलेट आयन में भी रेजोनेंस स्टेबिलिटी होगी, फिनॉक्साइड आयन में भी रेजोनेंस स्टेबिलिटी है। फिर भी और यही नहीं, यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्जुगेट बेस का फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलेट आयन के कंपैरिजन में ज्यादा है। फिर भी कार्बोक्सिलेट आयन फिनॉक्साइड आयन के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है। क्यों, ये बात हम लोग को चेक करना है। अब आइए देखा जाए क्यों ऐसा है। यह रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना है। अगर हम फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं ये हो गया फिनॉक्साइड आयन, और इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो
यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज, और ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, और भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां शिफ्ट हो जाएंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव चार्ज, ये स्ट्रक्चर बनेगा। अगर थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बना देगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा अगर हुआ तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा। यहां डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, यहां पे नेगेटिव चार्ज। लास्ट जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये फिर बन जाएगा ये 5 RS दिखाई दे रहे हैं। फिनॉक्साइड आयन के 5 RS दिखाई दे रहे हैं। अब इस फिनॉक्साइड आयन में 5 RS हैं, जहां पे आप देखेंगे नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है। नेगेटिव चार्ज कभी ऑक्सीजन के ऊपर, कभी कार्बन के ऊपर है, यहां 5 है। एक चीज याद रखना है, वे सभी स्ट्रक्चर सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनस्टेबल होते हैं, जिनमें नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होता है। अब यहां देखें, यहां तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन ठीक है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन बाकी चारों स्ट्रक्चर में, बाकी इन तीनों स्ट्रक्चर में यह दिखाई दे रहा है कि नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन पे पाया जा रहा है। तो वे स्ट्रक्चर अनस्टेबल होंगे जिसमें नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर होगा। इसका मतलब ये तीनों स्ट्रक्चर क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे। सभी स्ट्रक्चर अनस्टेबल होंगे, ये स्टेबल होगा। ये तो फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात हुई। यहां फिनॉक्साइड आयन में दिक्कत क्या है कि फिनॉक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन पे भी डिलोकलाइज हो रहा है। बात नंबर 1। बात नंबर 2 हम लोग बात करें, दूसरी बात देखें, ये सभी स्ट्रक्चर नॉन इक्विवेलेंट हैं, ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं है। अब जरा देखें, फिनॉक्साइड आयन तो हो गया, अब जरा कार्बोक्सिलेट आयन की स्ट्रक्चर की बात करें, अब तो जरा ये देखा जाए, मिटाएं अपने कार्बोक्सिलेट आयन का जरा देखेंगे स्ट्रक्चर की बात करें। कार्बोक्सिलेट आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो गया RC, डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड O यहां पे हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ये हो गया, ये कहलाएगा कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें, ये पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बना देगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा यहां। अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज, और यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड। ये देखिए,
ये कार्बोक्सिलिक आयन के दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गए, ये दोनों। अब जरा देखें कार्बोक्सिलिक आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर की खासियत देखें। यहां ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है बेटा? ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है। बोथ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, बोथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर इक्विवेलेंट। बात देखिए, फिनॉल के दोनों फिनॉल के फिनॉक्साइड आयन के फिनॉक्साइड आयन के सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नॉन इक्विवेलेंट थे, जबकि कार्बोक्सिलिक आयन के ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? ये है बोथ RS रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर, बोथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर इक्विवेलेंट। ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, बात नंबर एक। और दूसरी बात क्या है? दूसरी खास बात क्या है कि कार्बोक्सिलिक आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये देखें, नेगेटिव चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन पे ही है, और वे स्ट्रक्चर जिसमें नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर होता है वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो। कार्बोक्सिलिक, चूंकि कार्बोक्सिलिक आयन में नेगेटिव चार्ज, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के ऊपर है, इसलिए ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है? स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। तो दूसरी बात क्या है? इन बोथ RS बोले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नेगेटिव चार्ज lies on more electronegative element ऑक्सीजन। इन दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन पे लाई कर रहा है। अब इन दोनों वजह से अगर कोई पूछे तो क्या जवाब होगा? ये रीजन है, इन दोनों वजहों से, ड्यू टू दिस टू रीजंस कार्बोक्सिलिक आयंस आर मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। देखिए, कार्बोक्सिलिक आयन फिनॉक्साइड आयन के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है। क्यों? पहला रीजन यह है कि कार्बोक्सिलिक आयन के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट हैं, जबकि फिनॉक्साइड आयन के सभी पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? नॉन इक्विवेलेंट है। और हमको मालूम है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये ज्यादा पहला रीजन है। दूसरा, फिनॉक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के अलावा कार्बन एटम पे भी डिलोकलाइज हो रहा है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन पे भी डिलोकलाइज हो रहा है, जबकि कार्बोक्सिलिक आयन में नेगेटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे ही डिलोकलाइज हो रहा है। हम लोग जानते हैं वे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हैं जहां पे नेगेटिवली चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे डिलोकलाइज होता है, इसमें यहां है। तो इन दोनों वजहों से कार्बोक्सिलेट आयन फिनॉक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल है, और कार्बोक्सिलेट आयन फिनॉक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से क्या है? स्ट्रॉन्गर एसिड। क्लियर हो गया? अब ध्यान देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिटी पे सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट है। सब्स्टिट्यूएंट से कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जा रहा है या डिक्रीज हो रहा है, क्या इफेक्ट है उसका। तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स।
नेक्स्ट टॉपिक होगा इफेक्ट ऑफ substituent on acidity of carboxylic acids। कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिटी पे सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट है। एक चीज हम लोग अभी सीखे हैं, एक बात अभी हम लोग सीखे हैं कि किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ही ज्यादा स्टेबल होगा वो एसिड उतना ही स्ट्रांग होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सब्स्टिट्यूएंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉन्जुगेट बेस कार्बोक्सिलेट आयन को अगर स्टेबलाइज कर रहा है तो वो सब्स्टिट्यूएंट कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को बढ़ाएगा, और अगर कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज नहीं बल्कि अगर डीस्टेबलाइज कर रहा है तब क्या होगा, तो उस कंडीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, घटा देगा। कैसे देख लीजिए, ये देखिए, ये हो गया कार्बोक्सिलेट आयन CO, ये हो गया O। अगर रेजोनेंस, दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग देखे हैं कार्बोक्सिलेट आयन को, उन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, कभी यहां डबल बॉन्ड हो रहा है कभी यहां डबल। इसका मतलब अगर रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें तो रेजोनेंस हाइब्रिड में ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, पार्शियल बॉन्ड के फॉर्म में यहां डीलोकलाइज है, पूरा ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक मूव कर रहा है। ये है, ये है कार्बोक्सिलेट आयन। अब सोचिए जरा, इसका मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पूरा कार्बोक्सिलेट आयन नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे ज्यादा है। अब इसमें अगर हम लोग एज सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दे रहे हैं, ADG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर ऐड कर रहे हैं, एक ऐसा ग्रुप लगा रहे हैं जो यहां इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां लगा देंगे तब क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा कार्बोक्सिलेट आयन पे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही कार्बोक्सिलेट आयन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब ये कार्बोक्सिलेट आयन डीस्टेबलाइज हो जाएगा। स्टेबलाइज नहीं होगा, डीस्टेबलाइज, स्टेबिलिटी और घट जाएगी। क्यों, पहले से नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जाकर के नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा तो कार्बोक्सिलेट आयन डीस्टेबलाइज होगा ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोक्सिलेट आयन को डीस्टेबलाइज करेगा। इसलिए जब डीस्टेबलाइज करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहां देखिए, EDG destabilized, EDG destabilized carboxylate ion, EDG destabilized carboxylate ion, therefore एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। याद रखें, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड कर दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोक्सिलेट आयन को डिस्टेबलाइज करेगा, और जब कार्बोक्सिलेट आयन को डिस्टेबलाइज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब देखिए दूसरा, अगर हम यूज कर रहे हैं, ये देखिए
दूसरा C सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, यहां पे लगा दिया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब ये ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब बताएं, कार्बोक्सिलेट आयन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब ऐसा ग्रुप लगा दिया जो कार्बोक्सिलेट आयन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली कार्बोक्सिलेट आयन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो कार्बोक्सिलेट आयन क्या होगा, स्टेबलाइज होगा, और स्टेबलाइज होगा तो एसिडिक एसिड क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब EWG stabilized to कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज करता है क्या करके, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके। कार्बोक्सिलेट आयन देयरफॉर एसिडिक स्ट्रेंथ यहां क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ यहां डिक्रीज हो जाएगी और यहां एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। क्या करके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉन्जुगेट बेस कार्बोक्सिलेट आयन को डिस्टेबलाइज करेंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉन्जुगेट बेस कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज करते हैं। अब एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जरा देख लें, एग्जांपल देखें। मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, पैरामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये हो गया। दूसरा बेंजोइक एसिड, पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड, तीन है, पैरामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड और पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड। अगर हमसे पूछा जाए कि इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए तो क्या हम करेंगे, जो देखें, ये मिथॉक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये मिथॉक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसका मतलब ये है EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसकी वजह से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो कार्बोक्सिलेट आयन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, कार्बोक्सिलेट आयन पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये क्या होगा, ये डिस्टेबलाइज होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, घट जाएगी। इसका मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम, ये लेस एसिडिक होगा, सबसे कम होगा। यहां हमेशा कोई ग्रुप जुड़ा नहीं है, न तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप न इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसलिए इसकी तुलना में ज्यादा एसिडिक होगा। अब आइए देखिए,
ये नाइट्रो ग्रुप है। ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा बेंजीन में, इसकी वजह से बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। बेंजीन में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो कार्बोक्सिलेट आयन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। इसका मतलब हुआ ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, एसिडिटी क्या है, सबसे अधिक है। तो ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो ये होगा, ये है NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसका मतलब हुआ देख लीजिए साहब, मिथॉक्सी बेंजीन सबसे कम एसिडिक, 4 मिथॉक्सी बेंजीन की एसिडिटी सबसे कम, और 4 नाइट्रोबेंजीन की 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ, ये इफेक्ट दिखाई दिया। तो एसिडिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिटी को लेकर के हम लोग बात डिस्कस कर लिया, और अब हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स, एनहाइड्राइड्स के फॉर्मेशन की बात करेंगे। एनहाइड्राइड का मतलब क्या हुआ, एनहाइड्राइड्स का मतलब विदाउट वाटर, एनहाइड्रस विदाउट वाटर। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर मॉलिक्यूल अगर रिमूव हो जा रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर का अगर लॉस हो रहा है, तो वाटर लॉस होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कहेंगे एनहाइड्राइड। कैसे होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप एसिड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। जैसे देखें, एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने ले लिया, ये RC डबल बॉन्ड OOH, एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड ये हुआ। दूसरा मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, यहां हो जाएगा R। दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। अब इन दोनों मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड आपको करना क्या है, आप हीट कर दें, इसको यूज करें, या तो कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज कर सकते हैं, या फिर P2O5 ये यूज करके हीट कर देंगे। हीट कर दीजिए, और जैसे ही हीट करेंगे होगा क्या, ये देखिए दो HOH एक जगह नहीं रह सकता, यहां से H2 क्या होगा, गायब हो जाएगा, और बनेगा क्या, बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, यहां हो जाएगा O, ये फिर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा R। इसी को कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड, ये कहलाएगा एसिड एनहाइड्राइड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड एनहाइड्राइड हो गया। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एस्टरिफिकेशन, कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, बाय।